टाइम ऑफ सप्लाई। अरे सर, अगर तुम समझो तो हम लोगों ने पहले चैप्टर करा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा जीएसटी कब से लगा, इंट्रा होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, इंटर है तो आईजीएसटी लगता है, कौन कौन से गुड्स पे आज भी एक्साइज ड्यूटी वैट चल रहा है, किस पे सेल्स टैक्स, तो ऐसी सारी बातें। ठीक है। एक ना, अभी अब आप रहने दो, मैं ले आऊंगा। अरे सुनो तो सही मैम, अभी फुल है चार्जर मैम, सुनो। अभी फुल है, जब जरूरत होगी मैं बताऊंगा। जब जरूरत, संजीव ऊपर से ना लैपटॉप चार्जर ले लो, बाकी आ गया। ठीक है। तो सब बच्चों को आवाज आ रही है ना ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है। तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं ना बच्चे, अब वो भी बढ़िया चैप्टर है। ठीक है। पर वो 2 क्लास में खत्म होगा, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी छोटी 1 घंटे की है। और तो इसलिए, तो अब आप एक चीज समझिए। इंट्रोडक्शन करा हमने, फिर हमने वैल्यू देखा। और वैल्यू की इंटेंशन क्या समझ आई कि भाई सरकार चाहती है वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। तो सरकार ने पहले 15(1) बताया। 15(1) क्या था बच्चे? दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन। बस दो कंडीशन होनी चाहिए। बोथ द पार्टी शुड बी अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो 15 सबसेक्शन 4 लग जाएगा। फिर हमने देखा था 15(2), 15(2)A, 15(2)B, C, D, E। 15(2)A था टैक्सेस। 15(2)B था सप्लायर की कोई लाइबिलिटी जो रेसिपिएंट पे कर देगा। 15(2)C कमीशनिंग, टेस्टिंग, पेमेंट चार्जेस। 15(2)D वाज इंटरेस्ट। 15(2)E सब्सिडी। गवर्नमेंट की है तो एक्सक्लूडेड रहने दो, एनजीओ की है तो अदर देन गवर्नमेंट है तो इंक्लूड कर लो, पर कौन सी होनी चाहिए? प्राइस लाइन। फिर था 15(3). 15(3) में दो है, 15(3)A, 15(3)B। 15(3)A जो होता है ना बच्चे, 15(3)A वो होता था कि जो डिस्काउंट है वो एट द टाइम या फिर बिफोर सप्लाई दी है, तो वो माइनस हो जाता था। तो वो जो डिस्काउंट है इट गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू। ठीक है। और 15(3)B क्या था? पोस्ट सप्लाई, बेचने के बाद डिस्काउंट। तो सरकार कहती थी हो जाएगा, बस दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है दैट एग्रीमेंट पहले से होना चाहिए था जब बेचा, एट द टाइम और बिफोर सप्लाई। और दूसरा, जो रेसिपिएंट ने ज्यादा ईटीसी बुक कर लिया होगा बिकॉज ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस, तो वो उसको रिवर्स करेगा। और ये सारी कहानी किस डॉक्यूमेंट के थ्रू होती थी डिस्काउंट वाली? क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट की पावर होती थी कि वो क्या कर देता था बच्चे, कि जीएसटी की लायबिलिटी कम कर देता। लेकिन अगर कोई ऐसा डिस्काउंट है, जैसे कि हमने वर्ड भी देखे थे, सेकेंडरी डिस्काउंट विच वाज नॉट नोन, तो क्या क्रेडिट नोट इशू हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो कमर्शियल सकता। क्रेडिट। तो कमर्शियल उसके क्रेडिट लिए नहीं देगा। कमर्शियल क्रेडिट नोट था। और फिर लास्ट में 15 सबसेक्शन 5 देखा था हम लोगों ने। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन सर्टेन केसेस। हमें नहीं जानना कौन से गुड्स हैं, समझ रहे हो? इतना ही था। और बस आपने इंटरेस्ट का वो देखा होगा कि भाई अगर डायरेक्ट इंटरेस्ट, तुमने मॉड्यूल में देखा भी होगा, दो ऑल्टरनेटिव आंसर दिए होंगे हाँ अगर सर। तुमने प्रैक्टिस कर ली है देखे। तो। है ना? दो ऑल्टरनेटिव दिए हुए थे ना। यस सर। हाँ ठीक है, कि हमने मान लिया कि वो जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड्स है, तो दैट डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो तो इतनी सर हमें परफेक्ट है। भी मतलब दोनों ही लिख के आने चाहिए नहीं या नहीं नहीं, एक कोई लिख के एक। नोट आई लिख वुड दें? आई वुड सजेस्ट कि आप उसको यही मानो कि दैट इंटरेस्ट इंक्लूड्स, दो ऑल्टरनेटिव नहीं लिखने होते, इंक्लूड्स। एक ही लिखना होता ठीक है। है। एक टाइम था बच्चे जब जीएसटी आया था, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई से सीधा क्वेश्चन आता था 6-7 नंबर का, और यही क्वेश्चन आते थे। बट अब इनका लेवल बढ़ता जा रहा है। अब ये वैल्यू के अंदर और भी चीजें जोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे जीएसटी भी टफ होता जा रहा है। समझ रहे हो? तो पहले तो बहुत ही आसान आता था जीएसटी, बट अब धीरे धीरे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बट ठीक है, वो डेटा जब अभी तुम कोलेक्ट करोगे तो समझ आ जाएगा। बट स्टिल, इफ आई से पेपर लेवल में डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी में से सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या है, मतलब जिस पर तुम्हारी एनर्जी चली जाए और तुम घुस जाओ उसके अंदर, तो वो जीएसटी। समझ रहे हो? डीटी में ना डेटा बहुत ज्यादा है। ठीक है ना बच्चे, वो चीज। चलिए तो अब शुरू करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई।
मैडम ये रूम भी बंद कर दोगे? टाइम ऑफ सप्लाई के भी सिंगल पेज में नोट मिलेंगे बच्चे। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे तो गाड़ी ना अंदर से साफ कर रही है इधर। इधर उसको आगे लगाई हो जो इधर स्टेशनरी के वहीं पे वो जो तीन चार लगाएंगे। अच्छा जी। चलिए। ओ माय गॉड, सिर्फ इतना ही चैप्टर है बेटे बस, टाइम ऑफ सप्लाई। छोटा चैप्टर है ना ये भी। छा गए बेटे आप, बस देखना टाइम ऑफ सप्लाई भी खत्म कर देंगे। चलिए, हेडिंग डालिएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सर ये क्या होता है? बस तुमने ये समझ लिया तो समझना, बस एकदम समझ आ जाएगी बात। तो मैं इतनी सी बात बोलूंगा। देखो भाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है ना, अभी जो मैं लिख रहा हूं वो तुम लिख सकते हो क्योंकि वो चीज इसमें नहीं लिखी होगी, पर एक बेस बनाने के लिए। एक बात बताओ, अगर मैं अभी बोलूं कि आज ऐसा करते हैं कि जितने भी बच्चे आए हैं, तो सब बच्चे क्या करते हैं, मैं बच्चों को मैकडोनल्ड्स लेके चलूंगा, और आप बताओ जिधर भी जाना है, जो भी बच्चे फेस टू फेस आए हैं, ठीक है? तो किधर जाना चाहते हो बताओ, संजना जी एंड दिव्या जी। हम्म। ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं जाएंगे, ठीक है? ऑर्डर कर ले। वेरी गुड। क्या खाओगे बच्चे बताओ? सही में ऑर्डर, आइसक्रीम मंगवा लूं आज? आइसक्रीम मंगवा लेते हैं अभी। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई मतलब दिक्कत? सही है सर, जिस दिन बच्चे कम आए, देखिए कम खर्चा होगा, उस दिन खर्चा कर दो। वही तो मैडम, एकदम अब आपकी संगति है ना, वो बनिया वाली संगति आ जाती है तो फिर वो सीख गया मैं भी काफी। सर इतना नहीं करते हम लोग। वैसे कितना करते हो, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मतलब बनिया लोग कैसे करते हैं, मतलब ऐसे करते हो? मतलब सर ये मतलब ऐसा बोलने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता ना, मतलब ऐसे सुनने में होता है नहीं भाई होता है। एकदम बनिया बहुत कंजूस होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इस जस्ट बनियों को पता होता है कि पैसे कैसे यूज करने, तो लोगों को लगता है वो कंजूसी है। हाँ। वो चीज है। पर ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो अभी आइसक्रीम तो मंगवा ही दूंगा, ठीक है? जो जो जब जब जीएसटी की क्लास में आएगा ना मेरे, हाँ। बताओ, संजना को भरोसा ही नहीं हो रहा। भरोसा तो हमें भी नहीं हो रहा। ठीक है। नहीं, अभी अभी देखना जीएसटी की क्लास में जो जो आएगा ना, हमेशा आइसक्रीम खिलाऊंगा। संजना से बहुत पेनल्टी ली थी, याद है? संजना लेट आती थी, ठीक है? आगे से यही रखते हैं, जो जीएसटी की क्लास में नहीं आया ना, पेनल्टी लगा दूंगा, ठीक है? तो एक चीज समझो कि अगर सपोज करो हम अभी मैकडोनल्ड जाएं, तो भाई सपोज करो कि मैं अभी मैकडोनल्ड जाता हूं, और हम लोग क्या लेकर आएंगे बच्चे मैकडोनल्ड से? 3 हैप्पी मील ले लेंगे, ठीक है? और भी जो भी आपका मन हो आप खा सकते हो। तो आप समझना कि जब मैं मैकडोनल्ड जा रहा हूं तो अब हमको सीक्वेंस समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ हमारा डेट क्या है? 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल, थर्ड है आज, वेरी गुड।
जितना महीना धीरे धीरे जाए ना बढ़िया रहता है। ठीक है, 3rd अप्रैल है। तो आप समझो जब हम मैकडोनल्ड जाएंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑर्डर प्लेस करेंगे। एग्जैक्टली exactly. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे? ऑर्डर प्लेस करूंगा। इसके बाद क्या होगा? जैसे ही हम ऑर्डर देंगे काउंटर पे, तो वो मुझे इनवॉइस दे, है ना बच्चे? उसके बाद क्या होगा? जब बिल आ जाता है ना, तो वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है। आप समझ रहे हो? बर्गर पड़ा हुआ है तो टिक्की विक्की लगाई, फ्राइज को करा, तो मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा हूँ, या प्रिपरेशन बोल लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युफैक्चर ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करा। फिर वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो बोलेगा दैट्स योर ऑर्डर, है ना? तो वो उसके बाद हमें डिलीवर कर देगा। ठीक है, और उस टाइम पूछता भी है आप घर लेके जाओगे यहीं खाओगे? ठीक है, तो हम तो इधर ही खाएंगे, तो उसने हमें डिलीवर कर दिया। उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे? कंज्यूम। और उसके बाद सर जी हम चले गए बाहर, आउट। ना बात इतनी सी है। जीएसटी जो है ये एक टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। हाँ जी सर, मानते हैं इस बात को कि जीएसटी जो टैक्स है वो सप्लाई पर है। क्या आप ये मानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स ने मुझे बर्गर सप्लाई करे हैं? ये आप मानते हैं? बिल्कुल। क्यों, मैं आपको बताता हूं। हम सप्लाई पढ़ेंगे, और जिसमें ये लिखा होता है कि अगर एक इंसान ने कोई चीज बेची तो उसको सप्लाई बोला जाता है। तो मैं आपका ना कनेक्शन बहुत डिटेल्ड आगे के चैप्टर से। तो सप्लाई हम कौन से सेक्शन में पढ़ेंगे? सेक्शन 7, कि वेदर दिस इज सप्लाई और नॉट। तो मैं आपको बता दूं ये सप्लाई है। सप्लाई क्या होता है? बेचना। ठीक है, तो ये इंसान कौन है बच्चे? सप्लायर। और ये कौन है जी? रेसिपिएंट। एमसीडी। मैकडोनल्ड्स। मैं एमसीडी की याद है हाँ, फिर से। उस टाइम जब एमसीडी वाले आए थे, आप कह रहे मैकडोनल्ड्स वाले आ गए। झूठी याद खबर है है। आपको? हाँ। कह रहे मैकडोनल्ड, एक्चुअल में आए थे कि हम एमसीडी से हैं। सर आए, कहते सर मैकडोनल्ड से बर्गर आए हैं। उन्होंने बर्गर दिया फिर सर पे। हाँ। हाँ। ठीक है। आज इतने कम बच्चे क्यों आए ये तो? दो। दो ही और ये बच्चे ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है बच्चे। साक्षी, हर्षिता, यश। यश, हार्दिक। सुरेश का है। सुयश कहता है सर मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगा। सो रहा है वो बस। ठीक है। साक्षी और हर्षिता जी किधर है? घर पे है कॉन्सर्ट आज भी? घर पे ही है सर, डेली थोड़ी जाते हैं कॉन्सर्ट। नहीं, वो चेक करना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं हो रहा हो, पता लगे तुम बोलो छोड़ो ना, मतलब कॉन्सर्ट जाते हैं। मतलब हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, हम तो मतलब चाहे कोई भी कॉन्सर्ट हो, मतलब हम तो जहाँ क्लास में वहीं जाते थे। आजकल बदल गया, अब टाइम कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो वो चीज है। चलिए, तो जीएसटी जो है वो सप्लाई पे लगता है, बहुत अच्छी बात है, बट द वर्ड इज। अच्छा, एक और चीज बोलूं। हाँ जी, सप्लाई हुई है तो ठीक है ना जी। तो सप्लाई हुई है तो जीएसटी लगेगा ना जी। तो जीएसटी लगने के लिए आपने ये सीखा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ जीएसटी। क्या मैं कह सकता हूं इस तरीके से आपने लाइबिलिटी निकाली? बट सवाल ये है कि ये लाइबिलिटी कब निकालनी है? कब निकालने का मतलब कि ये जो चैप्टर है वो ये है कि भाई मैं कि इस ट्रांजैक्शन का, ये जो मैंने आपके साथ ट्रांजैक्शन डिस्कस करी, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई से आप देसी मतलब समझ सकते हैं कि मैंने आपको बेचा कब। टाइम ऑफ सप्लाई से क्या मतलब निकल रहा है आपका? बेचा कब। तो आप मुझे बताइए, जब मैंने ऑर्डर प्लेस करा, क्या वो टाइम ऑफ सप्लाई है? जब इनवॉइस है तो टाइम ऑफ सप्लाई है। जब गुड्स बने तो टाइम ऑफ सप्लाई है। जब डिलीवर हुए तो टाइम ऑफ सप्लाई है। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि नाउ जीएसटी विल बी चार्ज। और ये बहुत जरूरी होता है। हर ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई है। आप कल को ऑडिट करेंगे, आप कल को
प्लेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, जो भी लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, आप ऑटो में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई होगा। मैं उसका आपको कारण बताता हूं, मैं उसका पहले आपको कारण भी बताता हूं। देखो, क्या मैं कह सकता हूं, जिंदगी में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सेल परचेस ट्रांजैक्शन ही होता है। हर ट्रांजैक्शन का आपको क्या जानना पड़ेगा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा ना, तो ही सरकार को क्या करना होता है, हमें पेमेंट ऑफ जीएसटी। लेट सपोज ये ट्रांजैक्शन कौन से दिन हुई, 3 अप्रैल। इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा सर, जब ये सारी बातें हैं, तो और डिटेल घुस के ना घुसे तो कह सकता हूं टाइम ऑफ सप्लाई भी तो 3 4 ही होगा। आपको पता है इसका मतलब मैकडोनल्ड्स को जो भी जीएसटी कलेक्ट करेगा वो पे करना पड़ेगा, और पेमेंट किस बेसिस पर होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब सर जी, अगर टाइम ऑफ सप्लाई का मंथ बताएंगे मुझे ये अप्रैल, और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, मैकडोनल्ड्स हैज टू पे जीएसटी to central government or state government on, I am telling you the exact date, 20 में 20th of next month। पहले टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है, फिर सरकार के पास पेमेंट जाए। अगर किसी ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई 6 महीने बाद है, तो उसकी पेमेंट भी 6 महीने बाद जाएगी। अब आप सोच के बताइए, टाइम ऑफ सप्लाई क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि सर टाइम ऑफ सप्लाई डिफाइन होता है तो ही पेमेंट करी जाती है। संजय, एक गिलास पानी पिला दो भाई पहले। समझ रहे हो, पहले टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी, फिर पेमेंट होगी बच्चे। यहां तक समझ आया बच्चों को। अब सवाल ये है कि इनमें से टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। जब हम ऑर्डर देते हैं, हाँ जी 500 एसी दे दो जी, वो टाइम ऑफ सप्लाई होता है। इनवॉइस बनता है वो होता है, या जब गुड्स फैक्ट्री में बन रहे हैं वो होता है, जब उसने डिलीवर करे आपके घर आके वो होता है। क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई, इस ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? आंसर इज इनवॉइस्ड। छोटी सी बात है, आपको हर चीज एकदम से समझ नहीं आएगी। आप समझिए कि सरकार कहती है कि टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। सर जी गुड्स नहीं बने, कोई बात नहीं। सर जी पैसे नहीं आए, कोई बात नहीं। सर जी पैसे ज्यादा आ गए, कोई बात नहीं। आपको टाइम ऑफ सप्लाई क्या याद करके चलना है अभी, क्या है? इनवॉइस। तो बढ़िया है ना। दुकानदार बोलेगा मैं इनवॉइस इशू ही नहीं करूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दुकानदार कह रहा है भाई एक बात बता, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई हुआ है जब मैं इनवॉइस इशू करता हूं, यानी कि मुझे तब जीएसटी चार्ज करना है, तो मैं कस्टमर बोलूंगा मैं इनवॉइस इशू नहीं करता। तो सरकार बहुत तेज है, इनवॉइस अपने में चैप्टर है, लीगल डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस को हल्के में मत लीजिएगा। एक बार जरा मैकडॉनल्ड जाके दे के देखो और उसे बोलो इनवॉइस मत इशू करियो। हो ही नहीं सकता ऐसा, वो ना करें। अब आप बोलोगे सर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हो जाता है। हाँ तो ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज है वहां पे सब झमेले चल रहे। पर प्लीज, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था, सेक्शन के अंदर मत जाइएगा, सिर्फ ये लाइन पढ़िए। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। यानी कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई 3 अप्रैल है, तो आपकी पेमेंट की लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है सप्लायर द्वारा, सप्लायर की पे करेगा। कौन सी तारीख लिख दूंगा मैं, 20। अगर किसी चीज का टाइम ऑफ सप्लाई 10 अगस्त है, कैसे आया छोड़ो ना, वही तो सिखाना है मैंने तुम्हें। लेकिन तुम पहले कनेक्शन समझो टाइम ऑफ सप्लाई और पेमेंट का। इफ द टाइम ऑफ सप्लाई इज 10 अगस्त 26, कैन यू टेल मी व्हेन इज द लाइबिलिटी विल कम? बोलिए ना। 20 सितंबर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो आगे सुनिएगा।
टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि भाई हर ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकलेगा ये सेक्शन 12 बताएगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकलेगा ये सेक्शन 13 बताएगा। मैं आज आपके साथ सेक्शन 12 खत्म कर दूंगा, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो बड़े ही प्यार से देखिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सबसे पहला सेक्शन है 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6। और बढ़िया बात यो है कि 13 जो कि सर्विसेज का बताएगा, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 35, 36। ओके, पैरेलल चल रहा है जी एकदम। बस मुझे इतना बता दो, क्या तुमने ये नोट डाउन कर लिया? ये नोट डाउन करना जरूरी है। नोट डाउन कर लिया ये? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक है, तो इसको शुरू होने से पहले एक समरी टाइप में ये लिख लेना, ठीक है जी। अब आते हैं, हम लोग गुड्स के ऊपर है, ठीक है। नाउ प्लीज, मैं कोई सर्विस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं। और जब मैं गुड्स की बात कर रहा हूं ना, तो आप एसी मान लो, एसी। ठीक है, एसी बेचता हूं जी मैं तो। ठीक है, अपने दिमाग में रखना, एसी बेचता हूं। तो 12 सबसेक्शन 1 तो कुछ भी नहीं कहता। 12 सबसेक्शन 1 तो क्या ही कह रहा है कि लाइबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपको ज्यादा ही अच्छी बात करनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए, इफ टाइम ऑफ सप्लाई इज 18th October 25, liability to pay is on which date? पेमेंट ना जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई आ जाए तो अगले महीने की 20 तारीख की लास्ट डेट होती है। तो अगला महीना बोले तो 11, 20/11/2025। ओके, क्या 12 सबसेक्शन 1 क्लियर है सब बच्चों? यस सर। और क्या मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है टाइम ऑफ सप्लाई? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तो ही पेमेंट होगी। अगर मार्केट में कंफ्यूजन है कि टाइम ऑफ सप्लाई किसी भी ट्रांजैक्शन का कब है, तो ये बड़ा झमेला हो सकता है। तो आइए इसी के साथ 12 सबसेक्शन 2 देखते हैं, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहता है कि किसी भी चीज का टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस एज पर 31 है जी। ओ बेटे छोड़ो ना तुम लोग, सिर्फ और सिर्फ ये समझो अभी के लिए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और दूसरा, मैं लिखूंगा फिर काटूंगा उसे, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अभी आप ना ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूं, जैसे जैसे लिख रहा हूं फिर काटूंगा, वो समझिएगा। मुझे सिर्फ पहला पॉइंट बताओ, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और दूसरी लिमिट क्या लिखवाई? डेट ऑफ रिसिप्ट। और इन दोनों का क्या लिखा जाता है? विच एवर इज। इसका मतलब समझिए, आप मेरी दुकान पर आए, आपको एसी चाहिए था, ठीक है। और तुमने कहा कि मैं ऑर्डर तो अगले महीने दूंगा, अभी अप्रैल है ना, मई में खरीदूंगा, मई में। लेकिन ये लो पैसे पकड़ो, पैसे अभी देके चलेगा तो मुझे बताओ, क्या पैसा मुझे पहला मिल गया तो सिंपलीफाई से एडवांस, तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई आ गया या नहीं आया? सोच के बताइए ना, क्या ऐसा नहीं होता होगा?
एडवांस होता होगा मार्केट में या नहीं होता एडवांस? जैसे सपोज करो आपको 10 एसी चाहिए, मैं आप पे कैसे भरोसा करूं? मैं 10 एसी आपके घर पे जाऊं, आपने वापस भेज दिया, तो एडवांस तो लूंगा आपके साथ। ठीक है, मैंने एडवांस लिया। तो अब सवाल यह है कि ऐसे कितने सारे दुकानदार बैठे हैं जिनको एडवांस मिल रहा है, पर अभी तक उन्होंने सप्लाई नहीं करा। ठीक है, और आप मान के चलिए इनवॉइस भी इशू नहीं करा, छोड़ो ना, मतलब ऐसे कर लो ना, मुझे एडवांस कब मिला? आज की डेट को एडवांस मिला, ये लो, 4 3 अप्रैल। 3 अप्रैल है ना आज, तो मेरे को एडवांस तो आज मिला बच्चे, और मैंने इनवॉइस कब इशू करा? 10/5 को। क्या आप मुझे मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बता सकते हैं? है जी? रिसेप्ट कब हुई है? 3 अप्रैल। इनवॉइस कब की है? 10 मई। टाइम ऑफ सप्लाई? 10th of May। नहीं नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस और रिसेप्ट, विच एवर इज अर्लियर। बोलिए ना। 3rd April। 3 अप्रैल ही होगा ना बच्चे। टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने दो लिमिट लिखवाई हैं, आप ए और बी। एक डेट ऑफ इनवॉइस और एक डेट ऑफ रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस आज का है 3 अप्रैल, लेकिन पैसे मुझे कब मिले? 5 ऑफ अगस्त को। टाइम ऑफ सप्लाई बताइएगा। 3rd April। थर्ड एग्जैक्ट। अप्रैल इसका मतलब सरकार कह रही है भाई सुन, तेरे को पैसे कब मिल रहे मुझे नहीं जानना। अगर टाइम ऑफ सप्लाई 3 अप्रैल आ गया, तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब आपको सरकार को पे कब करना पड़ेगा? 20 ऑफ मई। 20th May। समझी? हाँ, समझोगी टाइम ऑफ सप्लाई क्यों निकल रहा है, समझ रहे हो? तो सरकार कह रही है तेरे को पैसे बाद में मिल रहे हैं, मैं क्या करूं इसमें? उधारी पे मैं बेच रहा हूं, सोच के देखिए। मैं एसी उधारी पे बेचता हूं, मैंने बेच दिया 3 अप्रैल को, मैंने कहा पैसे आपने कहा बाद में दूंगा, लेकिन मुझे सरकार को तो जीएसटी देना पड़ेगा 20 मई को। यहां तक क्लियर है पहले बच्चों को? यस सर। इनवॉइस है 3/4/26 का, एडवांस आ गया था 1/2/26 को, 1 फरवरी। टाइम ऑफ सप्लाई फर्स्ट 1 Feb 26। पेमेंट कब करनी पड़ेगी? 20 मार्च। 20th March। यहां तक क्लियर है? अब आगे सुनिए। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 आया। क्यों आया? दुकानदार नाराज हो गए, पूरे भारत देश के दुकानदार बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए कि ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया भाई। हम एडवांस पकड़ रहे हैं, सरकार जीएसटी घुसा रही है उस पे, बाद में नहीं घुसा सकती, जब मैं बेचूंगा तब ले लो मेरे से। सरकार ने समझी इस बात को, सरकार ने बोला डेट ऑफ रिसिप्ट नहीं लगेगी, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ कौन सी लिमिट रह गई बच्चे? डेट ऑफ। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक बैकग्राउंड। जीएसटी से पहले क्या लगता था बच्चे? वैट, सेल्स वैट, टैक्स, सेल्स एक्साइज टैक्स बोल वगैरह। लीजिए आप, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स ना कभी भी एडवांस पे नहीं लगता था। सेल्स टैक्स जो होता था ना, वो होता था कि बेचोगे तो टैक्स दे देना। और सरकार जब जीएसटी लाई तो बड़ी स्मार्ट बन गई, सरकार ने ऐसे बताया कि ऐसे लगेगा, तो लोगों ने बोला आपने तो बदल दिया, धोखा कर दिया, तो सरकार मान गई बच्चे। और नोटिफिकेशन नंबर ये आपको याद रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन नंबर 66/27 नहीं लगेगा, यानी कि डेट ऑफ रिसिप्ट नहीं लगेगा, तो आप ये कह सकते हैं 12(2)(b, ये सबसेक्शन के इग्नोर करिए, इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। तो आप ये कह सकते हैं ये क्यों हट गया? बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66/2007। यहां तक क्लियर है? तो अब ले देंगे, लिमिट क्या रह गई? डेट एक। ऑफ इनवॉइस। और दुकानदार भी तेज है,
कह रहा अब तो हमारी बारी है, अब तो मेरी दुकान पे कस्टमर आएगा, मैं कस्टमर को बोलूंगा ले जाओ एसी। ठीक है, कस्टमर बोलेगा इनवॉइस, मैंने कहा अरे 2-3 महीने बाद ले लेना, क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि अगर मैं इनवॉइस इशू नहीं करूंगा तो टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा तो सरकार को पेमेंट की ड्यू डेट ही क्रिएट नहीं होगी। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सरकार ने बोला अच्छा जी, तो सरकार ने बोला लिमिट तो एक ही रह गई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लेकिन आगे हम लिख देते हैं और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। कहने का मतलब है लॉ के अंदर एक सेक्शन डाल दिया गया जीएसटी लॉ में, सेक्शन 31, जिसमें अब दुकानदार तुम कब इनवॉइस इशू कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, हम बताएंगे कब इशू होना चाहिए, सरकार बताएगी इनवॉइस इशू करना है। अब देखता हूं तुम्हारी कैसे हिम्मत है कस्टमर को बोलने की 2 महीने बाद ले लेना। तो ले दे के लिमिट सिर्फ और सिर्फ कौन सी रह गई बच्चे? लिमिट नंबर ए। ठीक है, और इसको अगर अब मैं तुम्हें, अब तुम्हारे ब्लड में जा चुका है, तो 12 सबसेक्शन 2 लिमिट नंबर 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ये है, 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ये है, पर ये तो हट गया ना, है ना, यही तो सीखा था हमने, 12(2)B इज नॉट एप्लीकेबल। बस अभी आपको थ्योरेटिकली समझना है कि दो केस ऐसे हैं जहां पे 12(2)B है, आपको आता नहीं है वो, बस याद कर लेना। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है हमें क्या पता, दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सेल ऑफ एक्सएमएल क्लेम, ये क्या होता है हमें क्या पता, याद करना है वो, तो जब होगा कवर तो यहां समझ आ। यानी कि 12(2)B दो जगह पे भी एप्लीकेबल है, कहां कहां पर? कॉम्पोजिशन स्कीम और एक्शनेबल क्लेम बेचने पे। क्या होता है पता नहीं सर क्या होता है। ले दे के आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, इफ आई से, इसको लिखना मत या पता नहीं, मैं फाइल दे दूंगा तो अपने हिसाब से देख लेना। टाइम ऑफ सप्लाई 12(1) तो आपको समझ आ ही गया था, 12(2) कहता है भाई एक ही चीज है, या तो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्ली। तो बात घूम फिर के यही रह गई, इनवॉइस मैन्युफैक्चर हो रहा है नहीं हो रहा मुझे कोई मतलब नहीं, पैसे आ रहे नहीं आ रहे मुझे कोई मतलब नहीं, एडवांस आ रहा मुझे कोई मतलब नहीं, इनवॉइस। और दुकानदार इनवॉइस इशू लेट करेगा, सरकार घुस के आ गई सेक्शन 31 में, हम बताएंगे कब इनवॉइस। यानी कि आज एक एसी बेचने वाले को, शूज बेचने वाले को, टीवी बेचने वाले को 12(2)A के अकॉर्डिंगली ये 31 सेक्शन फॉलो करना पड़ता। कहिए बेटे कैसी रही? ऑल क्लियर टिल हेयर? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को ना? क्लियर है? चलिए, अगर आपको क्लियर है तो सर ये क्या बोलता है सर, क्या होगी लास्ट डेट? सरकार सेक्शन 31 में कह रही है कि हम बताएंगे कि इस दिन तक इनवॉइस इशू कर दो, तो आप इतना समझो बस, सिंपल बताने का। मान लो ये दुकान है और बेचना क्या है मुझे, ये दुकान में रिमोट पड़ा हुआ है, ये बेच रहा हूं, ठीक है, और ऑर्डर कहां से आया? जहां मर्जी से आया। अगर ये इस दुकान से बाहर गया ना तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब मतलब ये कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, हाँ जी 200 एसी चाहिए, मिल जाएंगे जी। जैसे ही मैंने दुकान से 200 एसी बाहर करे, ट्रक में रखे, सामने नहीं पहुंचे, तुम केरला के हो, महाराष्ट्र के हो, जहां मर्जी के हो, मेरी दुकान इधर है ना, मेरी दुकान से अगर ये एसी बाहर गया तो ये इनवॉइस के साथ जाएगा। सर जी पर रास्ते में गुड्स जल गए तो? क्योंकि मालिक तो वो वहां जाके बनेगा, ट्रांसपोर्टर उसका, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं दुकानदार, मेरे ये गुड्स, मेरे अगर ये गुड्स हैं तो जैसे ही ये दुकान से बाहर जाएंगे इनवॉइस के साथ जाएंगे, बिना इनवॉइस से गुड्स नहीं घूम सकते बाहर, सिंपल सी बात है।
क्या बच्चों को समझ आया? यस सर। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ आया तो समझिएगा एक चीज, ये चीजें हटा दूं या नोट करोगे इसको? मतलब अभी नहीं, पर बाद में करोगे नोट? हाँ सर, ये हटाना मत। हाँ ठीक। ठीक है, तो अब आप समझिए, मैं अभी 12/2 में ही हूं, आई एम इन फॉरवर्ड चार्ज में, और हम देख रहे हैं सर जी व्हाट इज द लास्ट डेट सर। बस मुझे इतना बता दो, मैं गुड्स पर हूं या सर्विसेज पर? गुड्स पर, बस गुड। इंटेंशन ये मत भूलिएगा कि हम गुड्स पर। सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स या फिर अदरवाइज? क्या बोलते रहते हो सर आप? क्या आप सभी बच्चों ने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करा है जी? करे? यस यस सर। सर। तो उसका सीक्वेंस समझते हैं एक बार। आप फोन में डोमिनोज ऐप पे जाते हो, ठीक है, फिर आप डोमिनोज में कुछ ना कुछ पिज्जा जो भी आपको खाना है वो आप ऑर्डर करते हो। फिर डोमिनोज वाला, फिर आप डोमिनोज स्टोर पे जाते हो, या वो अपने उसमें बाइक में रख कर आता है डोमिनोज पिज्जा को? पिज्जा घर लेकर आता आता है। है ना, तभी तो हमने घर से ऑर्डर करा है, होम डिलीवरी है। दो चीजें होती है, एक होता है होम डिलीवरी, एक होता है वहीं जाके खा लेते हैं। मैं अभी होम डिलीवरी की बात कर रहा हूं। क्या होम डिलीवरी में मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है जी? क्या होम डिलीवरी में मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है बच्चे? बिल्कुल हो रहा है। अब आप सोचिए, डोमिनोज वाला आया, उसने बेल बजाई। अच्छा, जब आपने ऑर्डर दिया उसी टाइम डोमिनोज ने बेच दिया या नहीं बेचा? ऐसी जनरली बेचने का वर्ड को थोड़ा फोकस कर रहा हूं। बेच दिया, ठीक है। पूछता हूं एक बार, जैसे मान लीजिए संजना जी आपने डोमिनोज पे ऑर्डर कर, आपके घर की उस डोमिनोज वाले भैया ने बेल बजाई, आप दरवाजा खोल ही रहे थे कि आपने वो देखा कि वो डोमिनोज वाले से ना पिज्जा गिर गया, ठीक है। और आपने कहा देखती हूँ क्या करता है ये, आपने कहा देखते हैं कितना मतलब ऑनेस्ट है। और वो ना पिज्जा जब गिरा ना बच्चे, वो बॉक्स खुल गया और पिज्जा बाहर गिर गया वो, मतलब उसमें, और ऐसे रिवर्स में गिर गया, जैसे जहां पे वेजीज होती है ना सारी, तो वो ऐसे रिवर्स गिर गया। तो उसमें मिट्टी विट्टी लग जाएगी। आप चुपचाप देख रहे थे, उसने फटाफट पिज्जा को सीधा करा, बॉक्स बंद करा, और वो कह रहा है कि मैम योर पिज्जा इज रेडी, और ऑरिगेनो मत डालना, ऑरिगेनो ऑलरेडी डले हुए हैं इसमें, ठीक है। और ये सब हमने देख लिया है कि वो ऑरिगेनो की बात कर रहा है। क्या आप वो पिज्जा लेंगे? पर वो तो बिक गया, अब तुम्हें लेना पड़ेगा। सर आपके घर भिजवा देंगे। बताओ, ठीक है, क्या वो पिज्जा को आप रिटर्न कर सकते हो या नहीं कर सकते? लेकिन अगर रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न नहीं कर सकते, नहीं मतलब रखना पड़ेगा, या तो रिफंड करें कुछ रख हो लिया तो। तो खा भी लोगे आप तो। नहीं खाएंगे नहीं ना। फिर क्या करोगी, रख के हर्षिता के को घर भेजोगी? मैं तो बोल रही हूँ सर, आपके घर भिजवा देंगे। बताओ हर्षिता जी, क्या हो गया, मिट्टी हटा के खा नहीं सकती तुम? ऐसे नहीं सर, बचपन मैं में भी तो आपके होता है घर। ना, बच्चे, छोटे बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, है ना? ऐसे खा लेना बच्चे, क्या हो गया? मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चे। सर आप वही तो खुद मैं भेज चाहती हूँ देंगे, आप आप ले में। लेना न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए कि रिटर्न भी हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly, पर हाँ वो यही बोलेगा ना तुम फोटो खींच के डालोगे और वो है, पर रिटर्न हो जाएगा, हो जाता है, समझ रहे हो? हो जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब गुड्स तब तक नहीं बिके थे जब तक तुम्हारे हाथ में नहीं आए थे, ऐसी जनरली एक थॉट प्रोसेस है किसी भी ट्रांजैक्शन को गहराई से सोचो। लेकिन अगर मैडम वो पिज्जा आपने ले लिया होता, आई मीन गिरा नहीं है पिज्जा, आपके घर के बाहर डोमिनोज वाला आया, आपने पिज्जा लिया, आपसे पिज्जा गिरा, ओरिगेनो लगी,
अब आप उसे वापस कर सकते हैं, बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर कब हुई, जब मैंने आपको प्रोवाइड कर, जस्ट एक जनरली थॉट प्रोसेस दे रहा था। तो सर ये बात का इससे क्या कनेक्शन, इसका कनेक्शन ये कि जब आप डोमिनोज वाले को होम डिलीवरी के लिए कह रहे हो, तो लॉजिकली सेल डोमिनोज के आउटलेट पे हो रही है या जब वो आपको डिलीवर कर रहा है तब हो रही है? एग्जैक्टली exactly, जब वो डिलीवर कर रहा है। जीएसटी इतना दिमाग नहीं लगाएगा, वो सीधा बोलेगा अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो आपको इनवॉइस कब इशू करना है, रिमूवल के टाइम पे। ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि ये ऐसे बिका, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऐसे ट्रांसफर हुए, कुछ नहीं है ये सब। आपकी दुकान से गुड्स निकलेंगे, आप इनवॉइस इशू करोगे। आप मेरे को ये मत बताइएगा कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहे हैं। दुकान से बाहर नहीं जाएंगे आपके गुड्स विदाउट इनवॉइस, क्योंकि आप समझो कि होम डिलीवरी में गुड्स बिकते कहां है, आपके घर के बाहर बिकता है। लेकिन क्या डोमिनोज पहले से इनवॉइस इशू कर चुका होता है? यस, दे आर बाउंड टू, दे आर बाउंड टू। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेक्शन 31। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां से 500 एसी भेज रहा हूं महाराष्ट्र, तो मैं इनवॉइस कब इशू करूं? जब वो महाराष्ट्र में रिसीव करेगा तब, या जब मेरे गोडाउन से निकलेगा तब? एग्जैक्टली, व्हाई? बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेट है कहानी। अदरवाइज का मतलब इट्स बेटर बच्चे कि आप वहीं जाकर खाएं, ये डोमिनोज है, आपको वो मिल गया, वो इनवॉइस हाथ के हाथ आपको दे देते। जब मैं आपको पिज्जा देता हूं उससे पहले ही दे देता हूं, यानी कि सोच के देखो कि तुम उसको बाहर बिना इनवॉइस के तो नहीं ले जा पाते ना। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल ये है, दुकान से बाहर गुड्स विदाउट इनवॉइस नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। कही है कोई दिक्कत यहां तक? समझ आया बच्चों को? यस सर। मैं अभी ये सेल और रिटर्न की बातें नहीं करूंगा, जो जो मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं उसको छिपा भी देता हूं कि तुम उसको नोट भी नहीं करोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चे? इन केस ऑफ आरसीएम 12 सबसेक्शन 3, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम बोले तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक मिनट बच्चे, मेरे को वेरिफिकेशन। ठीक है जी, चलिए। आरसीएम का मतलब समझते हो आप? आरसीएम में क्या होता है? एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट। ये सप्लायर इसको क्या करता है? सप्लाई करता है। अभी हम क्या है, गुड्स पर है तो सप्लाई करता है गुड्स। तो जो भी, क्या ये जीएसटी चार्ज करेगा सप्लायर जो है? मान लो मैं एसी बेच रहा हूं 1,000 का, क्या ये जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं। इस पे जीएसटी है तो सही, लेकिन सप्लायर जो है वो कंप्लायंस नहीं करेगा। और ये जो रेसिपिएंट है, ये खुद ही जाके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी दे देगा, क्योंकि आरसीएम में सारा कंप्लायंस कौन करता है बच्चे? रेसिपिएंट का। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। तो इस केस में तुम्हारे हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई जो निकालना है, इसकी टेंशन किसको है, सप्लायर को या रेसिपिएंट को? रेसिपिएंट।
recipient. तो आइए रेसिपिएंट क्या क्या सोचता है देखते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई 3 पॉइंटर्स होंगे, उनमें से जो भी अर्लियर होगा वो होगा। सबसे पहला है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय दी, यानी कि गुड्स रिसीव, डेट ऑफ रिसिप्ट। मान लीजिए गुड्स रिसीव कब हुए बच्चे, और आज की डेट ले लेते हैं, 3rd ऑफ। पहली लिमिट के अंदर कोई एनालिसिस तोड़ना है, क्वेश्चन आपको बोल देगा भाई इस दिन गुड्स है। सर गुड्स है ऐसे याद होता है? बेटे क्या बात कर रहे हो, मेरी दुकान है, सामने टेम्पो खड़ा है, मेरी फैक्ट्री है, सामने ट्रक खड़ा है, वो ऐसे अंदर थोड़ा ना घुस जाएगा। पहले सिक्योरिटी गार्ड लिखेगा ये वाला व्हीकल नंबर, ये ड्राइवर ये गुड्स लेकर आया है, फिर जब वेयर हाउस में उतरेंगे तो काउंटिंग होगी, तो आपके पास पूरी डिटेल होती है बच्चे। सो यू हैव द डिटेल ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है, डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा जी, पेमेंट कैसे होगी सर? मतलब भाई इस बंदे ने जब भी पेमेंट करी, किसने, रेसिपिएंट ने, एक डेट वो हो जाएगी। सर मैंने तो पेमेंट जो थी ना सर, मैंने तो इस साल की शुरुआत में ही कर दी थी सर, 1 जनवरी 26 को ही कर दी थी सर, मैं तो पेमेंट कर दी थी। तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई पहले भी आ सकता है? हाँ आ सकता है। सर इसमें एडवांस नहीं हटा हुआ, नहीं हटा हुआ। तो दूसरा क्या हो गया, डेट ऑफ पेमेंट। और डेट ऑफ पेमेंट के बारे में ना कुछ लिखा हुआ है कि आपने बुक्स में कब रिकॉर्ड करी पेमेंट, या आपके पासबुक से कब डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्ली। आप ऐसे हल्के मत लीजिएगा चैप्टर को, एक एक वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है आपको राइट प्लेस पे रट्टे लगे होने चाहिए आप। क्योंकि पेमेंट के अंदर वो ये लिख देगा कि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करी इस दिन, पर पासबुक से इस दिन कटी, तो मेरे को दोनों में से कौन सा लेना है, अर्लियर या लेटर वाला? अर्लियर वाला। Earlier. और हो सकता है मैंने पेमेंट रिकॉर्ड ही ना करी हो, सिर्फ बैंक से कटी हो, तो बैंक की डेट हो जाएगी। और तीसरा, डेट ऑफ इनवॉइस कौन इशू करेगा, बाय सप्लायर। और उसमें मेरे को कौन सा डे लेना होगा बच्चे, 31st डे। ये कैसे निकलेगा हम देखेंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ इनवॉइस मान लीजिए कि गुड्स आज ही निकले थे, मान लो डेट ऑफ इनवॉइस 3/4 को ही निकले थे, डेट ऑफ रिसिप्ट ये है। तो डेट ऑफ रिसिप्ट की डेट पहली वाली तो क्लियर है आपको, पेमेंट की डेट कब करी है आपने, 1 जनवरी 26। अब इनवॉइस कब है, 3rd अप्रैल। इसमें मुझे कितने दिन जोड़ने होंगे, 31 डेज। वो डेज कितने जुड़ेंगे वो छोड़िए ना, आप वो कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा। इन तीनों में से क्या लेना होगा बच्चे मुझे, जो क्या होगा, विच एवर इज, यानी कि 12/3 ए, 12/3 बी, 12/3 सी, विच एवर इज। और भाई साहब पहली लिमिट बता दो क्या थी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरी डेट ऑफ पेमेंट, तीसरी इनवॉइस में 31 दिन जोड़ दें, जो भी अर्लियर आएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई है। और आखिरी लाइन बोलूंगा और बस फिर नमस्ते करूंगा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं देखना, कुछ नहीं करना हमने। इफ टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिन्ड, अरे भाई ये 12/3 के अंदर लिखा है कि पता नहीं लग पा रहा, ओहो पॉइंट नंबर ABC, हमें नहीं पता लग पा रहा। कैसे नहीं पता लग रहा, छोड़ो ना, पेपर में आएगा, नहीं पता लग पा रहा। इट शुड बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ने इसको अपनी बुक्स में कब लिखा, बोलो कि सर अगर बुक्स में नहीं लिखा तो वो आगे एक और सेक्शन आ जाए। रेसिपिएंट ने यानी कि परचेज को रिकॉर्ड करी होगी ना, तो उसने कब एंट्री डाली है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दी रेसिपिएंट, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई। पेपर में कई बार होगा बच्चे, वो आपको ना ऐसे बोलेगा कि RCM पर है, डेट डिटरमिन नहीं हो पा रही, तो क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। कई, क्या आपको यहां तक क्लियर है? सर सी वाले में ये है ना कि मतलब इनवॉइस की डेट में 31 days प्लस हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी।
और वो कैसे होगा ना, वो मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगा। मुझे बताइए 12/3 तक प्रोविजन याद हो गए हैं सारे? जितना मैंने आपको सिर्फ बोला है, आप सिर्फ उतना ही लिखना। अरे मैंने भेज दिया। अगर मैं आपको बोलूं सर जी 12/1 क्या था, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ सप्लाई। 12/2 फॉरवर्ड चार्ज, 12/3 आरसीएम। फॉरवर्ड चार्ज में क्या था बच्चे, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्ली। और लास्ट डेट क्या होती है, इनके सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, रिमूवल, डेट ऑफ रिमूवल, और अदरवाइज मतलब होम डिलीवरी, अगर सॉरी एट प्लेस आके आप आ रहे हो और सामान लेके जा रहे हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट अवेलेबल टू दी रेसिपिएंट। फिर हमने आरसीएम क्या देखा, कौन सा सेक्शन था आरसीएम का, 12 सब सेक्शन 3। तो 3 लिमिट है, तीनों की अर्लियर या लेटर। सबसे पहली डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, और पेमेंट में दो चीजें, पेमेंट एज पर बुक्स और डेबिट इन पासबुक विच एवर इज अर्लियर। और तीसरी लिमिट इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर प्लस 31 डेज। और अगर मैं डिटरमिन नहीं कर पा रहा हूं तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। क्लियर है बच्चे? तो सही है जी, सेट है आपकी कहानी, इधर तक रखते हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा बच्चे। चलिए तो इतना रखते हैं बच्चों, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन, कल तो मेरी क्लास नहीं है, कल आपके जो है वो टेस्ट होंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।